एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए सेशन में। और यहाँ पर आप सभी के लिए हम आपका बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का एक और क्लास लेकर आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए सेशन को। और पहला क्वेश्चन है आपका, दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? ऑप्शन है आपके पलायन, आक्रमण, क्षतिपूर्ति, युद्ध। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के तभी आंसर कीजिएगा कि दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप से प्राप्त करता है, विकसित रूप प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पलायन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? ऑप्शन है रेचन का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 11। सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 11 का। बालक की वह शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है और खेलों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यह सिद्धांत के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये आता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। जहाँ पर हम आपके अलग अलग स्टेट लेवल पर होने वाले टेट के एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोला जाता है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टेट क्वालिफाई करना होगा, चाहे स्टेट लेवल टेट हो या फिर सेंट्रल टेट, आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। सो लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? सभी को इसका आंसर पता है, किशोरावस्था इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल या क्रीड़ा स्थल। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक क्या है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक, सो ये हो जाएगा आपका परिवार। ठीक है, परिवार समाजीकरण का प्राथमिक घटक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। इनमें से कौन सी क्रिया है जो बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14। चलिए सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भाषण। ठीक है, खेल भी बच्चों की सृजनात्मकता में सहायक है, कहानी लेखन भी सहायक है, निर्माण संबंधी क्रियाएं भी सहायक है, लेकिन भाषण का बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां, व्यक्तिगत रुचियां, इनमें से सभी। तो एक बच्चे में किशोरावस्था आने पर किस तरह की रुचियां उत्पन्न होती हैं? चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां और व्यक्तिगत रुचियां, तीनों ही किशोरावस्था आने पर इन तीनों रुचियों की तरफ बच्चे का मन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी आंसर आपके सही हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है
अभावात्मक विधि, थकावट विधि, आत्मनिर्देश विधि या इनमें से सभी? आपके चाइल्ड डेवलपमेंट, शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी के क्वेश्चन से आप सॉल्व किए जा रहे हैं बाल विकास के। आप सभी यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने कॉपी में नोट भी करेंगे। तो जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, वह विधि क्या हो जाएगा? बिल्कुल आत्मनिर्देशन विधि ही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, आत्मनिर्देश विधि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? सिगमंड फ्रायड को, मैकडूगल को, कहलर को, स्टर्न को? आप सभी को यहाँ पे जितने भी सारे आप वैज्ञानिकों के नाम सुनेंगे, पढ़ेंगे, उन सभी को आप नोट करेंगे और हर वैज्ञानिक ने क्या क्या सिद्धांत दिए, उनके क्या क्या खोज हैं, सभी को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपका जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी है, उसमें आपके वैज्ञानिकों से संबंधित क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। सो बुद्धि लब्धि के लिए किस मनोवैज्ञानिक को श्रेय जाता है? स्टर्न को। नोट कर लीजिएगा, स्टर्न। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 80 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? इस शब्द को समझ के नोट कर लीजिए। विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पठन कौशल संबंधी ये विकार है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? विकास कितने रूप में होता है वो भी आपको जानना चाहिए। शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है, आपका बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास जो है यहाँ पर किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, ठीक है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी यहाँ पर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या इनमें से कोई नहीं? सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को उत्प्रेरित करने वाला जो आपका मॉडल है वो है रचनावादी मॉडल। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रचनावादी मॉडल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? तो किस आयु तक बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? यहाँ पे आंसर सभी को पता है, 14 वर्ष तक बालक का मानसिक योग्यता का संपूर्ण विकास हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह? आंसर कीजिएगा और आप कमेंट्स से बताएंगे कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन हमने जो स्टार्ट किया है वो आपका इजी लेवल से स्टार्ट किया है हमने क्वेश्चन को। धीरे धीरे आपको मॉडरेट लेवल, फिर आपका टफ लेवल में भी आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो सामान्य बुद्धि वाले बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, या किस एज तक वो बोलना सीख जाते हैं?
आंसर हो जाएगा आपका 11 माह तक। ठीक है, अगर वो सामान्य बुद्धि वाला बालक है तो 11 माह तक वो बोलना सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। तो इनमें से कौन सी पद्धति है शिक्षण की जो व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखती? ठीक है, ऑप्शन है डाल्टन योजना, व्याख्यान विधि, बिनेटिका योजना या प्रायोजना पद्धति। इनमें से कौन सी शिक्षण पद्धति है जो व्यक्तिगत भेद को ध्यान में रखे बिना शिक्षण प्रक्रिया करती है? आई होप आप सभी यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स, PYCQs हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो जो व्याख्यान विधि है वो व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है? ऑप्शन है बाहरी भिन्नता, आंतरिक भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करने की कोशिश करेंगे। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? बिल्कुल, इसे कहा जाता है बाहरी भिन्नता। आंसर बहुत ही क्लियर था, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 25 नंबर क्वेश्चन, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वो अन्य शारीरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है? व्यक्तित्व, बाह्य भिन्नता या आंतरिक विभिन्नता, इनमें से कोई नहीं। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, इसके बाद आप नोट भी कर लीजिएगा क्वेश्चन को, इसके बाद आंसर कीजिए। बोला गया है कि बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वह आंतरिक योग्यताओं में एक जैसे नहीं है, तो ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहलाती है? से कहलाएगी आपकी आंतरिक विभिन्नता। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का? बालक का विकास किसका परिणाम है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, इन दोनों का ही महत्व बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, मोटे रूप में व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2। व्यक्तिगत विभेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, तो गौण नियम क्या क्या है? वो ऑप्शन है आपके, प्रयत्न व भूल का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद आप समझ के आंसर कीजिएगा। अधिगम के मुख्य नियमों के अतिरिक्त कुछ गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियम को विस्तार देते हैं, तो ये गौण नियम क्या है? बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, बहु प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, पावलाव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुकूलित क्रिया या आत्मीकरण?
नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि पावलाव के बारे में बोला गया है। पावलाव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह क्या है। चलिए, सेशन के समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। सभी क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुकूलित अनुक्रिया का नियम। ठीक है, पावलाव ने अधिगम का सिद्धांत जो दिया था वो है अनुकूलित अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे की सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना भी उद्देश्य है। इसके अलावा बच्चे ने क्या सीखा, सीखने में कठिनाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी जानना, ये सभी ही आपके मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। सो चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आप डेली पढ़ाई कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।